हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 27, जिसमें हम पढ़ेंगे शेरशाह अंसूर एम्पायर के बारे में। और ये एक बहुत ही शानदार इंसान थे। उनकी पर्सनालिटी के बारे में क्या कहूँ, बहुत ही लाजवाब थे। 4 साल उन्होंने राज किया, लेकिन 4 साल में मतलब 4 डिकेड के लिए उन्होंने कुछ क्या कहते हैं उसे, अपने छाप छोड़ गए। ठीक है, बहुत ही अच्छे शानदार इंसान थे। उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए, बहुत ही लाजवाब है। और उन्होंने मुगल डिनास्टी, जो एक बहुत ही पावरफुल डिनास्टी बन के आ रही थी, उनको अपने रास्ता दिखा दिया था कि इंडिया के अंदर आप घुस नहीं सकते। बाहर की कोई भी मतलब क्या बाहर की हम फॉरेनर से, ये हालांकि अफगान भी फॉरेनर है, लेकिन वो और एक फॉरेनर कम्युनिटी को इंडिया के अंदर आने के लिए वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट दिए थे। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी एम्पायर के बारे में, और उनकी मिलिट्री अचीवमेंट के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। उनकी कंट्रीब्यूशन के जो बारे में होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे किस तरह से शेर खान अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो 1535 से लेकर 1537 तक जब ह्यूमन मालवा कैंपेन में प्रेजेंट थे, मालवा में उसके आसपास उन्होंने एक सिटी बनवाया था, और वहाँ पे गुजरात में बहादुर शाह को हराने के बाद वो मालवा में कुछ देर के लिए वहाँ पे प्रेजेंट थे, और एंजॉय भी कर रहे थे, और बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे थे। तो तभी क्या हो रहा था, शेर खान इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ईस्ट में अपनी पावर को स्ट्रेंथ कर रहे थे। ठीक है, और वो पर्टिकुलरली बिहार के एरिया में अब मास्टर हो चुके थे। वो इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल बन चुके थे। तो धीरे धीरे वो प्लान कर रहे थे किसी तरह से सिस्टमेटिकली मुगल को हमारे इंडिया से बाहर निकाला जाए। कहीं ना कहीं वो अफगान अफगान जो वंशज है उनसे भी बिलोंग करते थे। तो धीरे धीरे वो उस तरह की कुछ कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मुगल की जो टेक्निक थी, मुगल की जो स्ट्रैटेजी थी, वो सब कुछ फेस कर चुके थे एक बार। तो इसी वजह से वो पीस की एक एग्रीमेंट बनाए थे हुमायूं के साथ, और हुमायूं को वो एग्रीमेंट को मानना भी पड़ा था। तो इसी वजह से वो ये सबको एक सिस्टमेटिकली प्लान कर रहे थे। तो शेर खान कहीं ना कहीं बहादुर शाह जो गुजरात के राजा थे उनके टच में भी हुआ करते थे, क्योंकि उनसे हेवी सब्सिडीज, सोल्जर्स वगैरह और रिसोर्सेज वगैरह बहादुर शाह हेल्प कर रहे थे। क्योंकि देखिए, बहादुर शाह कहीं ना कहीं हुमायूं के एग्नेस्ट में थे, और शेर शाह हालांकि वो एक पीस एग्रीमेंट बनाए हुए थे हुमायूं के साथ, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं ये था कि हुमायूं को मुझे हराना है और मुगल साम्राज्य को इंडिया से एक्सपेल करना है। तो वो कहीं ना कहीं बहादुर शाह के कांटेक्ट में रह चुके थे। तो उनसे जो रिसोर्स मिल रही थी, उस रिसोर्स के साथ उन्होंने क्या कर रहे थे, अपने आर्मी को बढ़ा रहे थे, आर्मी की मेंटेनेंस कर रहे थे, और धीरे धीरे करके उनके पास 1200 एलिफेंट्स हो गए थे। ये एक ह्यूज नंबर है। ठीक है, फिर ही यूज्ड हिज आर्मी टू डिफीट बंगाल किंग। तो उस आर्मी के मदद से उन्होंने धीरे धीरे बंगाल की एरिया को कन्कोर किया, और बंगाल किंग को हराया, और उनको कंपेल किया कि हर साल आपको 13 लाख दिनार देना होगा। 13 लाख दिनार मतलब गोल्ड कॉइन को दिनार के हिसाब से माना जाता है। ठीक है, उसके बाद जब हुमायूं को ये सब के बारे में पता चला, हुमायूं जब रिटर्न किए आगरा को, तो उनको उनको शेर खान की इस हरकत के बारे में पता चला। तो धीरे धीरे उनको कैप्चर करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने शेर खान की तरफ मार्च किए अपने बड़ी सेना को लेकर। तो वो चुनार को बेसिस्ट किया, वहाँ को उसको कैप्चर किया। और पिछले बार की तरह इस बार चुनार को कैप्चर करना उनके लिए इतना इजी नहीं था, क्योंकि पिछले बार तो जो अफगान फोर्स थे उनको पता नहीं था कि मुगल फोर्स की स्ट्रैटेजी क्या है, उनकी प्लान क्या है, और उनके पास कितनी ताकत है, ये सब के बारे में पता नहीं था। लेकिन अब के बार शेर खान जो थे, उनके नेतृत्व में जो साम्राज्य थी, जो सोल्जर्स थी, उनको बहुत कुछ मालूम हो गया था। और इसी वजह से उनको पर्टिकुलरली हुमायूं को 6 महीना लगा चुनार पोर्ट को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, और इसी दौरान शेर खान ने क्या किया, अपने प्लान को इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने एक पावरफुल फोर्ट था रोहतास बिहार के आसपास, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया, और उनकी फैमिली को वहाँ पे सेफ्टी के लिए भेज दिया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बंगाल को इन्वेडेड बंगाल फॉर सेकेंड टाइम एंड कैप्चर्ड गौर। तो जब चुनार के फोर्ट को
बेसिस्ट करने के लिए, कैप्चर करने के लिए यहाँ पे ह्यूमन एंगेज थे। उसी का एडवांटेज उठाते हुए, फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने क्या किया, पहले रोहतास फोर्ट को कैप्चर किया और फिर बंगाल को कैप्चर करके वहाँ पे बंगाल की जो कैपिटल था गौर, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो इसके साथ शेर खान ने कम्प्लीटली आउट मैनेवर्ड ह्यूमन, मतलब ह्यूमन को इतना सरप्राइज कर दिया कि ह्यूमन को तभी लगा कि ये भाई बहुत ही मतलब एक टक्कर वाली मतलब क्या, एक टक्कर दे रहे हैं, सही टक्कर दे रहे हैं शेर का, और बहुत डिफिकल्ट होने वाला है आगे वाला चीज़। ठीक है, फिर क्या हुआ, ह्यूमन ये सब, सॉरी शेर खान ये सब करने के बाद उन्होंने गौर के ऊपर, गौर को कैप्चर करने के बाद, जो कि बंगाल की कैपिटल थी, उन्होंने ह्यूमन को एक ऑफर भेजा। तो उस ऑफर में क्या था, उन्होंने ये कहा कि दैट ही वुड सरेंडर बिहार, कि हम बिहार पे सरेंडर करते हैं। ठीक है, सरेंडर करते हैं हम बिहार को, और एनुअल ट्रिब्यूट हम देंगे 10 लाख फॉर डिनर, अगर इनको, मतलब हुमायूं बंगाल को रिटर्न, मतलब बंगाल पे शेर खान को राज करने के लिए छोड़ देते हैं, बंगाल को कैप्चर नहीं करते, बंगाल को छोड़ देते हैं, बंगाल पे शेर खान की राजूती करने को छोड़ देते हैं, तो हम आपको बिहार को सरेंडर कर देंगे और एनुअली 10 लाख दिनार आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो चीज़ था, ये एक सिंसियर ऑफर नहीं था। कहीं ना कहीं उनको भी पता था कि शेर खान, हुमायूं को पता था कि शेर खान जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका सेल्फिशनेस मौजूद है, कहीं ना कहीं कुछ प्लान मौजूद है। तो इसी वजह से हुमायूं ने इस बार शेर खान की इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि बंगाल एक लैंड ऑफ गोल्ड था, रिच था मैन्युफैक्चर के लिए, और सेंटर ऑफ फॉरेन ट्रेड, क्योंकि ईस्टर्न में जितने सारे फॉरेन ट्रेड होते थे वो बंगाल के थ्रू से होते थे, और यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत अच्छी खासी थी, यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड थे, मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज थी, जिसके वजह से बंगाल को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। और सेकेंड चीज़ ये है कि बंगाल को, जो शेर खान ने बंगाल की जो राजा को हराया था, वो राजा ने वुंडेड कंडीशन में, मतलब जो इंजुरी कंडीशन में, उनके साथ देह में बहुत सारे घाव थे, उसको लेते हुए वो पहुंचे हुमायूं के पास, शरण में गए हुमायूं के, और उनको कहा कि शेर खान को रेजिस्ट करने के लिए, शेर खान के लिए युद्ध करने के लिए। तो इसी दोनों चीज़ के वजह से हुमायूं ने शेर खान के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, व्हेन हुमायूं डिसाइडेड टू अंडरटेक ए कैंपेन टू बंगाल, तो बंगाल, जब हुमायूं ने डिसाइड किया कि हम बंगाल के ऊपर कैंप करेंगे और वहाँ पे युद्ध स्टार्ट करेंगे, तो तभी बंगाल किंग जो थे, जिन्होंने हुमायूं के पास शरण लिया था, उन्होंने अपने जो बादल से मुकर गए, मतलब वो बेट्राई कर दिए हुमायूं को। उनको लगा कि नहीं, अगर मैं फिर से और एक बार युद्ध करने जाऊंगा, इस हालत में नहीं हूँ कि शेर खान को मैं और एक बार फेस कर सकूँ, तो वो युद्ध से मुकर गए। तो जिसके वजह से हुमायूं एकदम अकेले पड़ गए, और अकेले पड़ने के साथ भी वो बहुत ही मतलब साहस तरीके से, ब्रेवरी, उन्होंने युद्ध को लड़ा। ठीक है, तो शेर खान की प्लान क्या था इस बीच, तो उनकी पर्टिकुलरली स्ट्रैटेजी क्या थी, उन्होंने इसी बीच क्या किया, बंगाल को छोड़ दिया। ठीक है, और बिहार की साउथ की तरफ चले गए। ठीक है, ये जो बंगाल था और इसके आसपास जो बिहार थी। तो देखिए, ये हो गया, एक बार मैं बता देती हूँ, 1 मिनट पकड़ रुकिए। तो ये मान के चलिए हमारे इंडिया हो गया, इंडिया के ये हो गया ईस्टर्न पार्ट। यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे बंगाल है, यहाँ पे बिहार है, और यहाँ पे आगरा वगैरह है। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली है, जो भी है, मैं एक रफ स्केच दे रही हूँ आपको समझने के लिए। तो हुमायूं यहाँ पे चित्रकोट को क्रॉस करके उन्होंने बंगाल तक चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे शेर खान का प्लान क्या था, वो बंगाल छोड़ के आ गए बिहार को, क्योंकि वो बिहार ऑलरेडी पकड़े हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने बिहार पर आ गए, और साउथ बिहार के नीचे की तरफ आ गए। ठीक है, बंगाल, हुमायूं को बंगाल की तरफ एडवांस करने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया, मतलब उनको लगा कि बंगाल में अब घुसने के लिए, हुमायूं को लगा कि बंगाल में घुसने के लिए हमारे पास कोई भी अब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, तो वो बंगाल की तरफ बढ़ने लगे, कोई भी अपोजिशन उनको करने के लिए वहाँ पे नहीं थे।
तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे शेर खान क्या किए, यहाँ पे साउथ बिहार में आके उनके जो यहाँ पे कनेक्शन वगैरह थी और जो भी यहाँ पे चीज़ें जा रही थी उनके पास, सैन्य सामंत हो गए या फिर मेंटेनेंस हो गए आर्मी की, जो भी उनको ज़रूरत थी वो कम्युनिकेशन को उन्होंने कट करवा दिया। ठीक है, वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो फिर क्या हुआ, बटल हिम इन बंगाल, तो ह्यूमन ने यहाँ पे बंगाल में फंस गए एकदम। ठीक है, उसके बाद अराइविंग एट गौर, शेर खान इमीडिएटली एस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर। तो यहाँ पे गौर में पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, ये था उनका प्लान। तो अनदर हडल टू हुमायूं वाज हिज यंगर ब्रदर, उनके पास और एक यंगर ब्रदर की नाम आती है यहाँ पे, जिनके नाम है हिंदल। ठीक है, हम ऑलरेडी 2 यंगर ब्रदर के नाम पढ़े थे, अब ये थर्ड में यंगर ब्रदर है जिनका नाम है हिंदल। उन्होंने अज्यूम्ड कर लिया कि मैं अब आगरा की क्राउनशिप संभालूंगा। ठीक है, अभी तक हुमायूं संभाल रहे थे, अब मेरा पारी है, मैं अब आगरा की क्राउन संभालूंगा, इंडिया की राजा कहलाऊंगा, मुगल साम्राज्य की राजा कहलाऊंगा। तो इसी वजह से क्या हुआ, उन्होंने शेर खान को मतलब उन्होंने क्या किया, ड्यू टू दिस एंड शेर खान की जो एक्टिविटी थी, इस दोनों चीज़ के वजह से हुमायूं एकदम कट ऑफ हो गए अपने आर्मी से। मतलब उनको आगरा से किसी भी तरह की हेल्प नहीं पहुंची। ठीक है, किसी भी तरह की मतलब कोई भी न्यूज उनके पास नहीं पहुंच पा रही थी, क्या अपडेट खबर है वो नहीं जान पा रहे थे, आर्मी नहीं पहुंच पा रही थी, खाना वगैरह जो भी मेंटेनेंस होती है आर्मी की, जितना भी युद्ध के सामग्री होते थे वो सब कुछ कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पा रहे थे हुमायूं के पास। ठीक है, तो हुमायूं वहाँ पे एकदम फंस गए थे। तो 3-4 साल वहाँ पे फंसने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, चलिए अभी मुझे आगरा के तरफ रिटर्न करनी है। तो उन्होंने आगरा की तरफ बढ़ने की कोशिश की। तो यहाँ पे एक स्मॉल गैरिसन छोड़ के गए। मतलब गैरिसन मतलब क्या कि अगर हम एक जगह से और एक जगह को जाते हैं तो कुछ सैन्य सामंत को मिलाकर यहाँ पे एक छोटी सी एक क्या कहते हैं, एक तंबू वगैरह में या फिर उनका एक होल्ड बनाते हैं छोटे से, वहाँ पे थोड़े से सोल्जर्स रहते होते हैं और जो टाइम टू टाइम अपडेट न्यूज़ वगैरह देते थे रूलर को कि क्या चल रहा है, वहाँ पे सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। और एक चीज़ है कि उस जगह पे उनका होल्ड है, कि मुगल साम्राज्य के यहाँ पे होल्ड है, इस जगह को और कोई अख्तियार ना करे, इस रीजन की वजह से भी गैरिसन बनाया जाता है। तो उन्होंने एक स्मॉल गैरिसन वहाँ पे छोड़ के धीरे धीरे बढ़ने लगे आगरा की तरफ। तो हुमायूं किसी भी तरह मैनेज कर लिए अपने आर्मी को चौसा, मतलब एक बक्सर के पास एक जगह है वहाँ तक पहुँचने के लिए। डिस्पाइट बहुत सारे नोबिलिटी जो उनके थे और उनके जो सोल्जर्स वगैरह थे, कहीं ना कहीं उनके बीच डिसकंटेंट चल रही थी। मतलब किसी की इच्छा थी, किसी की इच्छा नहीं थी युद्ध करने के लिए, वहाँ पे ये सब चीज़ करने के लिए। तो नोबिलिटी के अंदर ये सब डिसकंटेंट चलती रहती थी। फिर एक तरफ की रेनी सीजन चल रहा था तभी, तो इसकी परेशानी भी झेलना पड़ रहा था और कंस्टेंट हैरिंग अटैक्स ऑफ द अफगान्स। तो धीरे धीरे करके जो अफगान्स के सोल्जर्स कहीं ना कहीं छुपे हुए थे बीच बीच में, वो भी कहीं ना कहीं उनको अटैक कर रहे थे। तो ये सब हडल्स के बाद भी वो मैनेज कर लिए बक्सर तक पहुंचने के लिए, सर बक्सर के पास जो चौसा है वहाँ तक पहुंचने के लिए। मीनवाइल क्या हुआ, कामरान जो उनके भाई थे और लाहौर काबुल के जगह पे वो राज कर रहे थे, उन्होंने लाहौर से आगरा तक पहुंच गए। ठीक है, टू क्वेल हिंदल्स रेबिलियन, हिंदल जो उनके भाई थे, एक यंगर ब्रदर थे हुमायूं के, हम पिछले स्लाइड में पढ़े, वो आगरा में कैप्चर करके बैठे हुए थे कि उनको लग रहा था मैं अब राजा हूँ आगरा के, मुगल साम्राज्य के। उनको कामरान ने हरा दिया। ठीक है, बट कामरान मेड नो अटेम्प्ट टू सेंड री एनफोर्समेंट टू हुमायूं। तो उनका भी कोई मतलब इरादा नहीं था कि हुमायूं को री एनफोर्समेंट भेजे, मदद भेजे, जो कि एक कहीं ना कहीं एक क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बैलेंस इन फेवर ऑफ मुगल्स। ठीक है, व्हिच क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बैलेंस। तो इसके वजह से हुमायूं को भी कहीं ना कहीं तकलीफ हुई। हुमायूं क्रॉस्ड टू द ईस्टर्न बैंक ऑफ द कारमानसा रिवर, गिविंग फुल स्कोप टू द अफगान हॉर्समैन एनकैम्प्ड देयर टू अटैक। तो हुमायूं बहुत तकलीफ के बाद एक कारमानसा रिवर था, उसका ईस्टर्न बैंक तक वो पहुंचने की कोशिश की और इसका फ़ायदा भी कहीं ना कहीं अफगान रूलर जो हॉर्समैन थे, अफगान हॉर्समैन भी उनके ऊपर अटैक करने लगे। तो बहुत ही मुश्किल से
हुमायूं उस बैटल फील्ड से निकल गए, ठीक है। और उस रिवर से स्विम करते हुए उन्होंने विद द हेल्प ऑफ वाटर कैरियर के मदद से वो स्विम करते हुए रिवर क्रॉस किए। अबाउट 7,000 मुगल सोल्जर्स एंड मेनी प्रोमिनेंट नोबल्स वर किल्ड। उनके जितने सारे बहुत ही अच्छे खासे सोल्जर्स थे मुगल की और बहुत ही प्रोमिनेंट नोबल्स थे, वो सब इन अफगान जो हॉर्समैन थे उनके अटैक से वो मर गए। तो ये हो गया चौसा में, जो 1539 में ये एक मेजर बैटल था, बैटल ऑफ चौसा, जहाँ पे हुमायूं को हारने की सामना करना पड़ा। और कामरान हु हैड ए बैटल हैड एन फोर्स ऑफ 10,000, उनके पास 10,000 फोर्सेस, मतलब कामरान जो थे आगरा में बैठे हुए थे हिंदल को हराने के बाद, उनके पास में कहीं ना कहीं 10,000 ट्रुप्स वगैरह थे और वो ट्रुप्स को वो हराना नहीं चाहते थे। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, वॉज नॉट प्रिपेयर टू लोन देम हिमान, तो उनको वो नहीं चाहते थे उस सोल्जर्स को वो हिमान को भेजे और उनके पास जो अच्छी खासी सोल्जर्स है वो भी खराब हो जाए, वो भी लूज हो जाए, मतलब उनको भी हराना पड़े कामरान को। तो इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो छोड़ के लाहौर, इन सब सोल्जर्स को छोड़ के वो इन सोल्जर्स को लेकर वो लाहौर चले जाए, ठीक है, अपने आर्मी के साथ। तो वो हुमायूं को छोड़ गए और हुमायूं को भी कोई मदद नहीं की, उनके पास कोई सोल्जर्स भी नहीं भेजी और जितने अच्छे खासे सोल्जर्स थे उनको लेकर वो चले गए लाहौर। तो इसके 1 साल बाद हुमायूं की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। 1 साल बाद 1540 में एक बैटल ऑफ कन्नौज के पास एक बैटल हुआ, जिस बैटल में हुमायूं की जो दोनों भाइयाँ थी, अस्करी एंड हिंदल, ये दोनों भी इन बैटल में कहीं न कहीं लड़ पड़े हुमायूं के साथ। और ये तीनों भाई मिलकर भी शेर खान को हरा नहीं पाए, जिसके वजह से क्या हुआ, इस बैटल को एक डिसिसिव बैटल बोला जा रहा था, क्योंकि इस बैटल के साथ हुमायूं की कहीं ना कहीं कैरियर यहाँ पे ख़त्म हो गई। उनकी वो एक प्रिंस तो रहे, लेकिन उनके पास ना कि किंगडम थी, ना कोई सोल्जर्स वगैरह थे, ठीक है। और जो कामरान के पास काबुल और कंधार थे, जो अगर कामरान जो उनके भाई थे उन्होंने भी कोई मदद नहीं की थी हुमायूं को, तो इसी वजह से उन्होंने कामरान के पास भी नहीं गए, क्योंकि उनको लग रहा था कहीं ना कहीं वो भी उनको बेट्राई कर रहे हैं। तो उन्होंने हुमायूं ने ऑर्डर करते हुए चले गए सिंध तक और वहाँ से इट्स नेबरिंग रीजन्स में वो घूमते रहे, भटकते रहे 2 to 2.5 ईयर्स, मतलब 2.5 साल तक वो इस तरह से भटकते रहे, लेकिन कोई भी उनको मदद करने के लिए प्रिपेयर नहीं था। तो फाइनली उन्होंने पहुंच गए ईरानियन किंग के शेल्टर में और वहाँ से पहुंचने के बाद उनको काफ़ी सारे चीज़ को सामना करना पड़ा, उनको अपनी रिलीजन को भी चेंज करना पड़ा, बहुत सारे कंडीशंस को माननी पड़ी ईरानियन किंग को, जो हमने हुमायूं के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे ईरानियन किंग की मदद से वो कांधार और काबुल को अपने जो भाई थे कामरान से अख्तियार किया 1545 में। और उसके बाद 1555 में वो धीरे धीरे आकर पहुंच गए सूर एम्पायर। तभी ब्रेकअप हो चुका था, क्योंकि शेर खान की डेथ हो चुकी थी, उनके जो बेटे थे, सक्सेसर थे, वो भी कहीं न कहीं वीक हो चुके थे। तो उस वजह से उन्होंने धीरे धीरे सूर एम्पायर को हराते हुए इंडिया में फिर कैप्चर करना शुरू किया सब कुछ और दिल्ली को रिकवर कर लिया। और उसके बाद वो अपने लाइब्रेरी में जाते हुए वो वहाँ से पढ़कर उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी जो फेवरेट वाइफ थी, उन्होंने हुमायूं के लिए एक मैग्निफिसेंट बिल्डिंग बनवाया था उनकी मेमोरी में, जो कि फोर्ट के पास, उनके जो फोर्ट था उनके पास एक हुमायूं टॉम्ब के नाम के जाना जाता है। उस बिल्डिंग एक न्यू फेज का कर गया आर्किटेक्चर में, नॉर्थ इंडिया में एक न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की फेज को शुरुआत कर दिया, ठीक है। ये था हुमायूं और शेर खान की कुछ हिस्से। अब हम डिटेल्स पढ़ेंगे शेर खान के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे शेरशाह और सूर एम्पायर के बारे में। शेर खान, शेरशाह सूरी सेम ही बात है, एक ही इंसान है। 1540 से लेकर 1555 तक ये सूर एम्पायर चला। इससे सिर्फ 4 साल शेरशाह सूरी राज कर पाए, क्योंकि उसके बाद उनकी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट के वजह से, एक इंसिडेंट हो गया उनके साथ। हम आगे पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट अफगान किंगडम अंडर द लोधीस वाज रिप्लेस्ड बाय द मुगल्स अंडर बाबर इन 1526, ठीक है। 1526 में अफगान किंगडम में जो लोधी डिनास्टी चल रही थी, जिसका इब्राहिम लोधी लास्ट
राजा थे, उनको बाबर ने हराया और हरा के मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। और उसके बाद धीरे-धीरे मुग़ल साम्राज्य बढ़ती गई मुग़ल बाबर के टाइम पे, और उसके बेटे जो आए हुमायूँ, वो भी अच्छे खासे राज कर रहे थे, अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहे थे। उसके दौरान जब हुमायूँ अपने राजकाज में कुछ कॉन्फ्लिक्ट में फँस गए थे, और डिफरेंट जगह में उनको ईस्ट में, वेस्टर्न में डिफरेंट जगह से रिबेलियन आ रहे थे, और उस काम में वो बिजी थे। तभी शेर खान जो थे, वो एक अफ़गान के वंशज थे, और उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की। तो 14 इयर्स के गैप के बाद शेर शाह ने सक्सीड किया इन एस्टेब्लिशिंग अफ़गान रूल इन इंडिया इन 1540। ठीक है? तो शेर शाह और उनके जो सक्सेसर थे, लगभग 15 इयर्स तक उन्होंने रूल किए, और इस पीरियड को बोला गया सेकेंड अफ़गान एम्पायर, क्योंकि पहले जो अफ़गान एम्पायर था उन्होंने वो तो लोधी डिनास्टी ने शुरुआत किया था, फाउंडेड किया था। लेकिन जो सेकेंड अफ़गान एम्पायर हुआ 15 इयर्स के बाद, वो पर्टिकुलरली शेर खान के द्वारा शुरुआत किया गया। ठीक है? शेर खान ने असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली एट द एज ऑफ 54। उनके जो ओरिजिनल नाम था, उनका नाम था फरीद। ठीक है? उनके पापा के जो नाम थे, फादर थे, उनका नाम था हसन खान। उन्होंने एक स्मॉल जागीरदार के हिसाब से जौनपुर में काम कर रहे थे। तो उनके डेथ के बाद, इब्राहिम लोदी के डेथ के बाद उन्होंने क्या किया, शेर खां एक इम्पोर्टेंट अफ़गान सरदार बन गए धीरे-धीरे। तो उनके जो नाम पहले था फरीद, उनको शेर खान क्यों बोला गया? क्योंकि उन्होंने एक शेर को मारा हुआ था। ठीक है? शेर के साथ युद्ध करके, मतलब शेर के साथ लड़कर वो शेर को हराए थे, जिसकी वजह से उनको शेर खान नाम दिया गया था, उनके एक पैट्रन के द्वारा। ठीक है? वो बिहार के जो रूलर थे तभी उनके टाइम पे उसके राइट हैंड बन गए धीरे-धीरे। धीरे-धीरे अपने काम पे उनको इम्प्रेस करके बहुत सारे युद्ध लड़के वो राइट हैंड बन गए। फिर क्या हुआ, ही रूल्ड द एम्पायर कमिंग इनटू एक्जिस्टेंस इन नॉर्थ इंडिया सिंस टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। जब मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहे थे, तभी से उन्होंने नॉर्थ इंडिया में कुछ जगह पे रूल कर रहे थे, और धीरे-धीरे वो वहाँ पे एम्पायर स्थापना करने शुरू कर दिया। ठीक है? उनकी जो एम्पायर थी, वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुई थी? फ्रॉम बंगाल टू इंडस। देखिए, यहाँ पे हो गया हमारा इंडिया का, मैं मैप दे दूँगी नेक्स्ट स्लाइड में, बस आप समझिए इसको। बंगाल हो गया ईस्टर्न इंडिया में पार्ट है, ठीक है? और इंडस हो गया यहाँ पे, जब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये जो बॉर्डर लाइन है वहाँ से। तो तभी तो ये सब एरिया इंडिया के अंदर आता था ना। तो हमारे जो इंडियन इंडिपेंडेंस होने के बाद 1947 के बाद ही पार्टीशन हुआ था, तभी तो सब कुछ इंडिया के अंदर ही था। अफ़गान की कुछ एरिया, पाकिस्तान कंप्लीट पाकिस्तान, वो सब इंडिया के अंदर था। तो इंडस तक ये सूर्य एम्पायर राज कर रहा था। तो बंगाल से इंडस एक्सक्लूडिंग कश्मीर उसके अंदर नहीं था, आसाम नहीं था, नेपाल एंड गुजरात, ये सब एरिया सूर्य एम्पायर के अंदर नहीं था, क्योंकि गुजरात होता बहादुर शाह के नाम पे, नेपाल, आसाम, कश्मीर, ये सब एरिया में डिफरेंट डिफरेंट जो रूलर थे वो राज कर रहे थे। वेस्टर्न में उन्होंने मालवा एंड एंटायर राजस्थान को भी कनकोड किया हुआ था। ठीक है? एक वक्त आया जब हुमायूं हार गए, छोड़ के चले गए, तो पर्टिकुलरली जो मध्य प्रदेश में मालवा एरिया है, वो एरिया और राजस्थान एरिया भी वो धीरे-धीरे कैप्चर कर लिया। ठीक है? हुमायूं जाने के बाद मुगल साम्राज्य जब बीच में मुगल साम्राज्य की कोई नामो-निशान नहीं थी, जब हुमायूं को हरा दिया था शेर शाह सूरी ने, और वो निकल कर इंडिया से बाहर चले गए थे, ईरानियन किंग के पास रिफ्यूजी लिए हुए थे, तभी कंप्लीट सूर्य एम्पायर यहाँ पे कंप्लीट नॉर्थर्न इंडिया को घेरे हुए थे। ठीक है? ये कॉन्क्वेस्ट में पंजाब, मालवा, सिंध, मुल्तान, बुंदेलखंड, ये सब एरिया भी इंक्लूड होती है। एक बार इरेज कर देती हूँ। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, रूलर ऑफ मारवार के एरिया में जो रूलर थे 1532 में ब्रॉट वेस्टर्न। तो क्या हुआ था, अभी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो किस तरह से वो अपने राज्य को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है सर खान? 1532 में क्या हुआ, जो मारवार के रूलर थे उन्होंने वेस्टर्न और नॉर्दर्न राजस्थान, ये राजस्थान की जो वेस्टर्न पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट, ये दोनों एरिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। उन्होंने फर्दर अपने एरिया को एक्सपांड किया ड्यूरिंग हुमायूंस कॉन्फ्लिक्ट विद शेर खान। जब हुमायूं की कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी शेर खान के साथ, तभी मारवाड़ के जो रीजन के जो रूलर थे वो धीरे धीरे
अपने एरिया को एक्सटेंशन कर रहे थे। विद द हेल्प ऑफ भाटीज, जैसलमेर में राजस्थान की एक एरिया है जैसलमेर, जो राजस्थान के एरिया के लोग होंगे उनको पता होगा, उनमें भाटीज रूलर राज कर रहे थे। उनके मदद से उन्होंने अजमेर को भी, मारवाड़ के जो राजा थे वो उन्होंने अजमेर को भी कंक्वायर कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे शेर खान की कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई सॉरी, तो उन्होंने ये जो मारवाड़ एक रीजन है और मेवाड़ एक रीजन है, ठीक है, और ये दोनों के राज्य के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्या हुआ, कन्क्वेस्ट, उन्होंने बीकानेर को भी कन्क्वेस्ट कर लिया। बीकानेर रूलर वाज किल्ड आफ्टर ए गैलेंट रेजिस्टेंस। उनके जो बीकानेर के राजा थे वो उनको हराया और उनको मार भी दिया। उनके एक बेटे थे जिनका नाम था कल्याण दास एंड भीम, ठीक है, दोनों सन थे। एंड मेनी अदर्स इंक्लूडिंग हिज रिलेशंस टुक शेल्टर एट द कोर्ट ऑफ शेर खान। तो जो बीकानेर मारवाड़ के साथ शेर खान की किस तरह की कॉन्फ्लिक्ट होती है ये स्टोरी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जब बीकानेर को वो कॉन्क्वेस्ट किए, बीकानेर राजा के मरने के बाद उनके जो बेटे थे कल्याण दास एंड भीम, वो दोनों और उनके जितने सारे रिलेटिव्स वगैरह थे वो सारे जाकर शेर खान के पास शरण ले लिए, ठीक है, शेल्टर ले लिए। और उनके पास था आर्मी 50,000, जो मारवाड़ के रूलर थे, उनके पास 50,000 की आर्मी थी, एक बड़ी सी आर्मी थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये जो मेवाड़ के जो राजा थे, रूलर थे, वो एक राजपूत कहलाते थे। तो वो राजपूत एंड अफगान फोर्सेस अंडर द गाइडेंस ऑफ मतलब शेर खान की जो नेतृत्व में अफगान फोर्सेस, उन्होंने क्लास्ट किया, मतलब एक दूसरे के साथ टकराए सामेल में, ठीक है, 1544 में, बिटवीन अजमेर एंड जोधपुर। अजमेर एंड जोधपुर के बीच एक जगह है समेल, वहाँ पे एक दूसरे के साथ उन्होंने वो टकराए। माइडो कंसिडर्ड इट सुइसाइडल, माइडो जो थे वो थे मेवाड़ के राजा, ठीक है, कंसिडर्ड इट सुइसाइडल conquer attack strongly fortified Afghan camp, hence retreated to जोधपुर एंड सिवाना। तो उनको लगा कि अफगान की जो फोर्सेस है वो इतना फोर्टिफाइड है कि उनको लगा वो इसको टक्कर नहीं दे सकते, तो इसी वजह से उन्होंने वापस पीछे मुड़ गए जोधपुर तक और सिवाना तक, ठीक है, वो पीछे हट गए। सम राजपूत सरदार रिफ्यूज टू रिट्रीट, लेकिन बहुत सारे ऐसे राजपूत सरदार थे जिन्होंने पीछे हटने के लिए उन्होंने मना कर दिया और वो युद्ध करना चाहते थे और उन्होंने युद्ध भी किया, शेरशाह को टक्कर दिया, लेकिन अफगान फोर्सेस ने उन सभी को हरा दिया। तो बैटल ऑफ सामेल जो था उसके बाद राजस्थान कंप्लीटली आ गया शेर खान के अंडर, ठीक है। तो शेर खान अजमेर को भी कंक्वायर कर लिया, जोधपुर को भी कंक्वायर कर लिया। तो धीरे धीरे वो मेवाड़ की तरफ बढ़े और चित्तौड़ की तरफ बढ़े। उन्होंने 10 मंथ के अंदर कंप्लीट राजस्थान को अपने अंदर कर लिया। तो ये स्टोरी था हमारा, कैसे राजस्थान कंप्लीटली शेर खान के अंदर आता है, सूर एम्पायर के अंडर आ जाता है। उनकी जो लास्ट कैंपेन थी शेर खान की वो थी कालिंजर में। कालिंजर में युद्ध करते हुए जो एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट था बुंदेलखंड के लिए, मतलब बुंदेलखंड, कालिंजर एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट था जो कि बुंदेलखंड को, दैट वाज की टू बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड में एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट था और वहाँ पे वो उस पोर्ट को जीतने के लिए वो गए थे और जीते भी। लेकिन क्या हुआ, एक गन ब्रस्ट हो गया जहाँ पे इनसे एक्सीडेंटली शेर खान बहुत इंजर्ड हो गए और इसी वजह से 1545 में उनको डेथ का सामना करना पड़ा। अब लेकिन वो इतने स्ट्रांग थे कि उनको, वो तब तक जिंदा थे जब तक उनको ये सुनाई नहीं दिया कि वो जीत चुके हैं। जब उनको पता चला कि वो जीत गए हैं फोर्ट को, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा शेर खान की कंप्लीट स्टोरी कि कब तक किस तरह से शेर खान लड़ाई की थी और अपने साम्राज्य को एक्सटेंशन किया था। और शेर खान की मृत्यु के बाद उनके जो सेकंड बेटे थे जिनका नाम था इस्लाम शाह, उन्होंने रूल किया टिल 1553, ठीक है। ही कुड नॉट एक्सपांड हिज एम्पायर, वो ज़्यादा देर तक एम्पायर, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर एम्पायर कब तक फैली हुई थी। यहाँ से जो बंगाल एरिया है, यहाँ से एकदम इंडस रिवर यहाँ तक, ठीक है, उनकी बॉर्डर थी। ये मुल्तान, सिंध, जोधपुर, एंटायर राजस्थान एरिया,
ये दिल्ली, ये ग्वालियर, ये उज्जैन, ये टोटल एरिया उनके अंडर में रह गई थी, ठीक है। और ये जो इस्लाम शाह है, ये अपने एम्पायर को क्यों एक्सपांड नहीं कर पाए, क्योंकि उनके जो ब्रदर्स थे, ब्रदर के द्वारा कुछ रेबेलियन हो रहे थे, क्योंकि सबको चाहिए हम एक राजा बने। उनके सेकंड बेटे जो अगर राजा होंगे तो अपनी पहले बेटे के द्वारा भी कभी कभी रिबेलियन हो जाता है। और ट्राइबल फ्यूड्स रिबेलियन भी होता था, और आसपास के एरिया में जो ट्राइबल पीपल होते थे उनसे भी वो कभी काफ़ी बार रिबेलियन होता था। और मुग़ल इन्वेजन के डर भी रहता था, क्योंकि अभी मुग़ल साम्राज्य हुमायूं तो चले गए थे, लेकिन उनके वो कहीं पे रिफ्यूजी ले रहे थे और अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये भी डर था कि वो सेकेंड टाइम आक्रमण कर भी सकते हैं, ठीक है। और इसी ख्याल में इस्लाम शाह डायड एट अ यंग एज लेड टू ए सिविल वार एमंग हिज सक्सेसर। अपने सिविल वार बीच अपने खुद के जो रिलेटिव्स वगैरह है, अपने खुद के जो आर्मी है, और अपने सक्सेसर के बीच अपने जो भाइयाँ वगैरह होते हैं जिन्होंने को राजगद्दी चाहिए होता है, उन सभी के बीच एक सिविल वार की वजह से बहुत ही यंग एज में उनकी डेथ हो गई। तो हुमायूं इस चीज़ का एडवांटेज लेते हुए 2 बैटल की घोषणा की, और 1555 में उन्होंने अफ़गान को हरा के कम्प्लीटली दिल्ली और आगरा को अपने नाम पे कर दिया। तो इसके साथ हमारा सूर एम्पायर ख़त्म हो गया। उनकी जो 15 साल की कैरियर इतने सुंदर से अपने 15 साल की अफ़गान रूलर चल रहा था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे शेरशाह सूरी का मिलिट्री अचीवमेंट क्या थी, ठीक है। शेरशाह सूरी एक डिप्लोमेटिकली सरेंडर्स आफ्टर द एनकाउंटर एट द फोर्ट ऑफ चुनार। जिन्होंने शेरशाह सूरी क्या किए थे, अपने स्टार्ट किया डिप्लोमेटिक कैरी सॉरी मतलब अपना जो स्ट्रैटेजी स्टार्ट किया उन्होंने जब पहली बार उन्होंने सरेंडर किया, जब फोर्ट चुनार को हुमायूं ने अख्तियार कर लिया था तभी। और एनकाउंटर होने के बाद उन्होंने एक डिप्लोमेटिकली एक प्लान अपने दिमाग में रखते हुए सरेंडर कर लिया, और उसके बाद धीरे धीरे करके हर एक अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेते हुए उन्होंने अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया, अपने चारों तरफ जो एनवायरनमेंट उसको स्ट्रॉन्ग किया, अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग किया, और ताकि धीरे धीरे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सब कुछ मैनेज किया और एक बहुत ही बड़ी एम्पायर की शुरुआत की। ही एमर्जेस विक्टोरियस इन द बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को हराया, और उसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज में कम्प्लीटली हुमायूं को इंडिया से भगाने के लिए मजबूर कर दिया, और दिल्ली के राजा भी बन गए। तो ये जो हो गया मुग़ल डिनास्टी का कहीं ना कहीं एंड हो गई थी वहाँ पे 15 साल तक। अगर उस एक्सीडेंट में उनकी डेथ नहीं हुई होती तो शायद ये आगे तक भी जा सकता था, बहुत आगे तक। लेकिन क्या करते, मतलब फेथ कुछ डिफरेंट होती है, डेस्टिनी कुछ डिफरेंट होती है, और जैसे हम सबका डेस्टिनी होता है उसी तरह मतलब एक देश की भी डेस्टिनी लिखा हुआ होता है। तो क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब ऑलरेडी लिखा हुआ है। एनीवे छोड़िए, मैं बहुत फेथ को मानने वाली इंसान हूँ, तो इसी वजह से मैं ये सब बोल रही हूँ। ही डिफीट्स द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ लोहानी चीफ्स, और मोहम्मद शाह की जो कंबाइंड आर्मी थी उनको भी उन्होंने हराया था इन बैटल ऑफ सूरजगढ़ में, ठीक है। उन्होंने बंगाल को मल्टीपल टाइम्स इन्वेड किया था। गौर उनकी जो कैपिटल थी गौर, उसको भी उन्होंने कैप्चर किया था। मोहम्मद शाह को फोर्स किया था कि वो हुमायूं पे जाकर रिफ्यूजी ले ले, ठीक है। मोहम्मद शाह जो कि बंगाल की राजा थे, रूलर थे, उनको फोर्स किया कि जाके हुमायूं के पास शरण ले ले, और एकदम वो भी जाकर उनको इन्वोक किया कि आप जाकर शेरशाह से लड़िए, और अहम वक्त पर लास्ट मोमेंट पे उन्होंने क्विट कर दिया। तो ये सारे चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने पंजाब को भी कामरान जो थे हुमायूं के ब्रदर थे, उनसे भी पंजाब को कॉन्क्वेस्ट किया था। उन्होंने खोखरास के जो पंजाब के आसपास रीजन में खोखरास होते थे उनको भी सप्रेस किया, जो बहुत ही एक वार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। वॉरियर कम्युनिटी जो होती है नॉर्दर्न रीजन में, इंडस झेलम रिवर के आसपास ये होते हैं, उनको भी उन्होंने कहीं ना कहीं सप्रेस करके रखा हुआ था।
उन्होंने मालवा को भी अटैक किया था और अनेक्स किया था ड्यू टू उनको लग रहा था कि उनकी जो रूलर है वो ड्यू टू रूलर्स नॉन कोऑपरेशन ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल विथ हुमायूं। तो हुमायूं के टाइम पे ये भी नॉन कोऑपरेशन कर रहे थे शेर खान को, तो इसी वजह से उन्होंने मालवा को भी कन्क्वेस्ट किया। उन्होंने रेजिन को भी, एक रेजिन जहाँ पे राजपूत प्रिंसिपलिटी रूल कर रहे थे, वो उसको भी बेसिस किया था, क्योंकि उनको ये लग रहा था डज नॉट हॉनर द एग्रीमेंट आफ्टर द सरेंडर, मतलब ये सरेंडर करने के बाद ये राजपूत जो रूलर थे एग्रीमेंट के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे, इसी वजह से वो उसको भी कैप्चर कर लिया। उन्होंने मुल्तान और सिंध को भी अपने एरिया में मिलाया हुआ था, ये था उनकी मिलिट्री अचीवमेंट। ठीक है, उन्होंने अपने जो मैनिपुलेट्स लेटर एंड कॉजेस डिसेशंस इन द आर्मी ऑफ मालदेव ब्रिंगिंग मारवार अंडर हिज कंट्रोल, हमने तो पढ़ा मारवार के बारे में। ठीक है, ही विंस द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कालिंजर भी उन्होंने जीत लिया, बट अनफॉर्चुनेटली उनको एक ब्लास्ट की वजह से डेथ की सामना करनी पड़ी। ठीक है।